नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग को कुछ ही समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी वोटरों को साधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 28 उपचुनाव क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की 9 और अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं। इसे लेकर उपचुनाव में SC/ST वोटों को साधने के लिए कांग्रेस बीजेपी ने विशेष प्लान तैयार किया है। आगामी 31 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती को लेकर दोनों पार्टी दलित सीटों पर फोकस कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पंचतीर्थ के जरिए वोटरों को साधेगी, तो वहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के दलित विरोधी रवैये को उजागर करने की तैयारी में है। उपचुनाव में अनुसूचित जाति और जनजाति वोटर काफी निर्णायक साबित होंगे, जिसे लेकर अब तैयारी दोनों दलों की पूरी हो गई है। और इसकी एक झलक आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं के भाषण में भी देख रहे होंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पिछले दिनों में मंत्री इमरती देवी पर आइटम शब्द का प्रयोग किया, तो बीजेपी इसे दलित अपमान से जोड़ते हुए बाबा साहब अंबेडकर तक पहुंच गई। कहा, कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया। तो अब कांग्रेस के नेताओं को हर सभा में बाबा साहब अंबेडकर याद आने लगे, यानी उनके भाषणों में आप अमूमन देखेंगे बाबा साहब अंबेडकर आपको जरूर सुनाई देंगे। सुनिए नेताओं का क्या कहना है। आज जिस प्रकार से दलितों के ऊपर अपशब्द बोलते हैं, इनको लगता है कि ये वोट बैंक ऐसे ही वोट बैंक है, ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वोट का जो अधिकार दिया है, उसके साथ समस्त अनुसूचित जाति वर्ग जाग चुका है। और आने वाले समय के अंदर जब आप वोटों का रिजल्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश में और समस्त देश में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक जीत कर आएंगे। मैं उस सीट पर भी गया था जहाँ इमरती देवी चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनसे, आपके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री से 2 दिन पहले मैं वही था। जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया और एक अनेक घटनाएं घटी हैं ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने चुनाव नहीं जीतने दिया। 1952 में कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, बड़े राजनीतिक दल कोई भी नहीं था, जनसंघ का निर्माण ही हुआ था। कांग्रेस ने अपने सारे बुजुर्गों, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, किसको जीते जी दे दिया, किसी को मरने के 1 साल के अंदर दे दिया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलने के लिए भी गैर कांग्रेसी समय का इंतजार करना पड़ा। आप अपनी कमर टाइट कर लीजिए, कमर ठान लीजिए। अगर आपने तय कर लिया, जो पीछे खड़े हैं और जो सामने बैठे हैं, तो इतिहास बनने जा रहा है। हम मिलकर बनाएंगे। माता और बहनों के चेहरों में फिर से हम मुस्कुराहट आएंगे। नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे। आज जिस प्रकार से दलित है, बीजेपी अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के तौर पर संरक्षित करने के मोदी सरकार के कदम को उपचुनाव में भुना रही है। आपको बता दें, दिल्ली में अलीपुर रोड पर अंबेडकर स्मारक बनाया जा रहा है। वहीं अंबेडकर की जन्मभूमि महू, दीक्षा भूमि नागपुर और राजगृह के साथ ही मुंबई से स्मृति चिन्ह लाकर इसमें रखे जाएंगे। अंबेडकर पर एक पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, गुजराती और उड़िया सहित कई भारतीय भाषाओं में उनसे जुड़ी हुई जानकारी होगी। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बताया है कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने नवंबर 2015 में लंदन में अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया। बीजेपी ने हाल ही में पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है। इसे भी उपचुनाव में दलितों को साधने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। और वहीं कांग्रेस अब महर्षि वाल्मीकि की जयंती 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में मनाने जा रही है। इसमें ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर आयोजन होंगे और उपचुनाव वाली सीटों पर खास फोकस रखा जाएगा। कांग्रेस का इस तरह का ये पहला आयोजन है, जिसमें उनका जो ये प्लान है, ये कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसको हर वर्ष हम मनाते हैं, इस वर्ष भी मनाएंगे, पूरे प्रदेश में मनाएंगे, हर जिला मुख्यालय पे मनाएंगे, हर ब्लॉक मुख्यालय पे मनाएंगे, 28 विधानसभा क्षेत्रों में भी मनाएंगे जहाँ उपचुनाव है। क्योंकि कांग्रेस ने वाल्मीकि दलित वर्ग के हित में कई काम किए, दलित वर्ग इसका गवाह, कई योजनाएं चलाई। इस वर्ग की हितैषी कांग्रेस मानी जाती है। लगातार इस वर्ग को सम्मान दिया, आगे बढ़ाया, प्रतिनिधित्व दिया। भाजपा ने तो इस वर्ग के साथ सिर्फ अत्याचार किया है, अनदेखी करी। इस वर्ग की दलित उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं शिवराज सरकार में हुई। 7 माह के कार्यकाल में भी देखें तो दलित बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं। सबसे ज्यादा दमन दलित वर्ग का इसी पार्टी ने किया है। तो किस मुंह से जाएंगे भाजपा इस वर्ग के बीच में? उन्होंने किया क्या है?
हमारे पास तो बताने को है कि हमने इस वर्ग के लिए इतने काम किए, इतनी योजनाएं चलाई, इतना इनके वर्ग के लिए हितैषी निर्णय लिए, तो भाजपा किस मुंह से जाएगी, ये भाजपा को पता चल जाएगा इस परिणाम में। तो देखिए किस तरह से अब दलितों पर दाव चला जा रहा है। उपचुनाव में दलित वोटों को साधने की पुरजोर कोशिशें दोनों ही पार्टियों की तरफ से हो रही हैं और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्लान तैयार कर लिए हैं। वाल्मीकि जयंती के दिन कांग्रेस का भी प्लान तैयार है और बीजेपी का भी प्लान तैयार है। रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं दोनों ही पार्टियों की, क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ा वोट बैंक है SC/ST का और सीधे सीधे 11 सीटें हैं जो उपचुनाव में इफेक्ट करती हैं और इन्हीं सीटों पर फतेह करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए दोनों ने ही अपने अपने फॉर्मूले तैयार किए हैं। मिथुन अरवार जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और बीजेपी से सूरज कैरों जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों को बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और मिथुन जी से बात करते हैं। मिथुन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार। मिथुन जी बहुत नमस्ते। लेकिन जिस तरह से रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं आप, आपकी काट तो पहले ही कर दी थी बीजेपी ने कि आइटम कहा दलित महिला को। नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजरों में दलित वही हो जाता है जो बीजेपी में शामिल हो जाता है। यही इमरती देवी जी जब उस गाने पे नाची थी, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, और हमारी कांग्रेस पार्टी की मंत्री थी, तब इन्हीं बीजेपी नेताओं ने ऐसी अपमानजनक टिप्पणी उन्हीं दलित महिला के सम्मान में की थी। उस समय वो दलित नजर नहीं आ रही थी, आज उनको दलित नजर आ रही है क्योंकि उनकी पार्टी में है। गुनाह में जिस महिला का ब्लाउज फाड़ के उसको निर्वस्त्र करके उसको मारा गया था पुलिस के द्वारा, तब वो महिला इनको दलित नजर नहीं आई। जिन बच्चों के चुनाव से पहले पुलिस भर्ती में सीने पे इन्होंने SC/ST लिख दिया था, वो दलित नजर नहीं आए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आ जाते हैं तो अपने लोगों को दलित मानती है, बाकी पूरे प्रदेश, पूरे देश की आबादी में दलित उसे नजर नहीं आते। आज ही की बात ले लें, तमिलनाडु में मनुस्मृति पर जिस व्यक्ति ने टिप्पणी की, उस व्यक्ति के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में इनकी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इनके नेता खुशबू सुंदर ने उस व्यक्ति के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इनके लीगल सेल ने उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल किए। यदि आपको दलितों से इतनी आपत्ति है तो खुल करके बोलिए ना साहब। मनुस्मृति के समर्थक मनुवादी लोग दलितों के लिए जब चुनाव के समय काम करने की बात कहते हैं तो उनकी मंशा साफ नजर आती है कि दलितों को केवल वोट बैंक मानने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं तो दलितों का वोट तो लेने के प्रयास करती है, लेकिन जब सरकार में आती है उनके लिए कोई काम नहीं करती। आपने देखा होगा 2 अप्रैल के दलित आंदोलनों में 4000 लड़कों को घरों से उठा करके इनकी पुलिस ने मारा, पीटा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। उस समय दलितों की याद नहीं आ रही थी इन्हें। आज जब हारने की कगार पे आ गए, 7 महीने की सरकार के 4 दिन बाकी रह गए, चलिए जवाब ले लेती हूँ, लंबा प्रश्न हो जाएगा, जवाब ले लेती हूँ। सूरज कैरों जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैरों जी बताइए, इनका कहना है साफ कि आपको जब चुनाव या आते हैं तब दलितों की याद आती है, उससे पहले उन्होंने गिनती लगा दी है कि ये काम ऐसे ऐसे हुए जिसमें अपमान हुआ है सरासर दलितों का। यही इमरती देवी थी जब कांग्रेस में थी तो आप लोगों की तरफ से गलत तरीके के बयान आते थे, और अब बीजेपी में आ गई हैं तो आप लोगों को लगता है कि अपमान हो रहा है। देखिए 50 साल इन लोगों ने केंद्र में भी राज्य किया है और प्रदेश में भी राज्य किया है। अगर इनकी नियत साफ होती, मन साफ होता, कुछ करने की इच्छा होती हमारे समाज के लिए, तो आज हमारे समाज की स्थिति 10 की 10 ना रहती। इन्होंने हमेशा हमारे अनुसूचित जाति वोट बैंक को खूंटे से बधा हुआ वोट बैंक समझा और वोट लेने के बाद कभी पलट के उनकी ओर कभी देखा भी नहीं। ये बात कर रहे हैं दलित समाज के बारे में, तो मैं बताता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को अगर संसद में आने से रोकने का अगर श्रेय जाता है तो कांग्रेस सरकार को जाता है, नहीं तो वो भंडारा से चुनाव नहीं हारते, मुंबई से चुनाव नहीं हारते। इनने उम्मीदवार उतारा उनके खिलाफ, इनने प्रचार करने गए, इनने सभाएं ली, बाबा साहब को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर चाहते वास्तव में दलित प्रेम बताना चाहते हैं तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पंचतीर्थ, चाहे वो जन्मभूमि महू हो, चाहे दीक्षा भूमि नागपुर हो, चाहे परिनिर्वाण भूमि दिल्ली हो, चाहे चैत्यभूमि मुंबई हो, ऐसे 5 स्थान ये मोदी जी ने बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो पंचतीर्थ के रूप में उनको डेवलप किया है और करोड़ों रुपए उसमें खर्चा करके उसको बनाया है। और दादर में भी जो है वो जगह, इतनी गंदी जगह पर वहां पर समाधि बनाई थी, वहां पर जो है इंदू मिल की 13 एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन लेकर के वहां का भी विकास वहां पर किया जा रहा है। 5 पंचतीर्थ में एक भी ईंट लगाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया है, और कहा है तो हमारे सामने आए। वो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं। ये तो उनका विचार खत्म करना चाहते थे, उनका सम्मान खत्म करना चाहते थे, बाबा साहब को सब भूल जाए। इनने उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं जवाब ले लेती हूँ आपकी बातों का। मिथुन जी क्या कहेंगे?
जी, जब भी इनके मंत्री गोपाल भार्गव जी दलित समाज को 40% लाने वाला कहते हैं तो मुझे लगता है दलित समाज का सम्मान उससे बढ़ जाता होगा। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जब SC/ST एक्ट को कमजोर किया जाता है, वापस उसमें प्रावधानों में संशोधन करके उसको बिल्कुल यूज करने के लायक नहीं छोड़ दिया जाता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि SC/ST एक्ट में कोई बिना जांच के कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। SC/ST एक्ट की मूल भावना को जिन्होंने कमजोर किया वो लोग आज दलित समाज के लिए बात कर रहे हैं। बाबा अम्बेडकर की आप बात कर रहे हैं, जिन बाबा साहब अम्बेडकर को हमने ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, जिनसे इस देश का संविधान लिखवा लिया, उन बाबा साहब के लिए आप लोग ने किया क्या है? केवल उनके बनाए संविधान को खारिज करने के अलावा ये भी जरूर बताइएगा। SC/ST एक्ट हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे इन वर्गों के लिए विभिन्न लोन की योजनाएं हो, चाहे इनके लिए SC/ST कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर गठित करना और प्रादेशिक स्तर पर गठित करना, चाहे इनके लिए PSUs हो, चाहे इनके लिए सरकारी नौकरी में इनके जीवन यापन की व्यवस्था करना, इनके लिए राशि की व्यवस्था करना, इनके लिए अनाज की व्यवस्था करना, इनके यहाँ तक की जो अंतिम संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था करना, ये कांग्रेस पार्टी कानून इनके लिए बना के गई है। दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ये बताएं कि इनके कंपैरिजन में एक कानून आपने दलितों के लिए बनाया हो तो आज बता दीजिए। ठीक है केरो जी, आपने तीर्थों को विकसित करने का काम देखिए, किया अभी और जो इन्होंने है दलितों को विकसित करने का काम किया। इनका बताना ये है, आपका जवाब जी केरो जी। देखिए, अगर मैं बताता हूं आपके लिए, ये बातें करते हैं इस तरह की। आज दिल्ली के अंदर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी समाधि वहां जहां उनकी मृत्यु हुई वहां बनना चाहिए। जब बाकी प्रधानमंत्रियों की, बाकी नेताओं की, जो नेता थे भी उस समय पद पे, संवैधानिक पद पे थे नहीं थे, लेकिन उन लोगों की समाधि भी दिल्ली में बनी हुई है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की जब अंतिम सांस उन्होंने वहां ली तो भाई ये जवाब दें कि आखिर में उसको दादर में उनकी समाधि क्यों बनाई, वो भी समुद्र के किनारे, जिसको आज विकास करने का काम, उसको डेवलप करने का काम करोड़ों रुपए की लागत लगाकर हिंदू मिल की जमीन लेकर के उसको विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये क्या मतलब, ये हमारे दलित समाज का क्या उद्धार करेंगे? संबल योजना मानी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिसमें कम से कम 24 तरह के सुविधाएं उसके अंदर मिलती थी। अंतिम संस्कार वाली बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए की अंतिम जो संस्कार होता है उसके लिए जो राशि दी जाती थी, तो इन लोगों ने कफन भी छीन लिया उन लोगों का। 4 लाख रुपए की राशि अगर किसी गरीब परिवार में मृत्यु जाती तो उसको तुरंत मिलते थे, वो इनने योजना बंद कर दी। अगर पूर्णतः अगर अपंग हो जाता था कोई व्यक्ति तो वो 2 लाख रुपए की राशि जो मिलती थी वो इनने बंद कर दी। ये तो शुक्र है कि बद्दुआएं मिली हैं हमारे गरीबों की, इसलिए आज उनकी सरकार रही नहीं। बहाना कुछ भी हो और ये झूठ पे झूठ बोलते जाए कि इनने ये किया, इनने वो किया, इनने ये किया। लेकिन जवाब लेने दीजिए। मिथुन जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे साथी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो संबल योजना है वो केवल दलितों के लिए है, बाकी किसी वर्ग के लिए उस योजना में कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने गरीब शब्द का इस्तेमाल किया कि गरीबों के लिए है। हम किस विषय पर, दलितों के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना। मैंने उनसे पूछा था, कांग्रेस ने तमाम कानून बनाए, आरक्षण दिया, SC/ST एक्ट दिया, लोन दिया, SC/ST कमीशन बनाए, इन लोगों के लिए प्राइवेट में भी हमने व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा कानून बनाया है जिससे कि दलितों का एक उद्धार हो सके? केवल दलितों के लिए, मैं दलितों की बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात नहीं कर रहा हूँ। ये कृपया बता दीजिए। ठीक है केरो जी, आप दुनिया भर की बातें ना गिनाइए, आप दलितों के बारे में बात कीजिए। देखिए, ये बात कर रहे हैं एट्रोसिटी एक्ट की, इनने कितना कमजोर बना के रखा था उस एक्ट को। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय थावरचंद जी गहलोत जी ने, जटिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर चीज पर अंकुश लगा करके उसको और स्ट्रांग बनाया है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि पहले कितने सारे अपराध उसके अंदर सम्मिलित थे, आज कितने जो है मतलब उसमें और बढ़ा करके किया है। जो सम्मिलित नहीं होते थे और कहीं ना कहीं जो है कानून उसमें अड़चने आती थी और कहीं ना कहीं कानून के हाथ बन जाते थे, आज उन्होंने उसके अंदर और भी जो अपराध थे वो सम्मिलित करके और उनको बढ़ाया है। तो ये एट्रोसिटी को मजबूत करने का उन्होंने काम किया है और गरीबों के सबका साथ, सबका विकास। आज कोई भी समाज अनुसूचित जाति का जवाब मैं ले लेती हूँ, उसके बाद मेरा सवाल रहेगा। पहले मिथुन जी आप क्या लीजिए जो कह रहे थे। जी, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज पूछ रहा था, SC/ST एक्ट की आप जो जिक्र कर रहे थे वो भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था। मैं आपसे पूछ रहा था, आपकी सरकार ने केंद्र स्तर पे या प्रादेशिक स्तर पर एक कानून जो बनाया हो दलितों के लिए, वो आप बता दीजिए। फिर आपने बनाया नहीं तो बता नहीं पाएंगे। मेरा निवेदन ये था कि जिस SC/ST एक्ट की आप बात कर रहे हैं, आपने मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि गुनाह में जिस महिला को निर्वस्त्र करके मारा था, उस महिला पर, वो मारने वालों को, उसके निर्वस्त्र करने वालों तक पे आपने SC/ST एक्ट नहीं लगाया। जो
आप SC ST एक्ट मजबूत बता रहे हैं, एक महिला को निर्वस्त्र करके, एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके उसको मारा जाता है। आपका मजबूत SC ST एक्ट उस पर भी नहीं लग रहा। कांग्रेस ने जो बनाया था जाति सूचक शब्द कहने पे आपको जेल में बंद कर देते थे। गुना की बात करते हैं, गुना की बात करने पर वहाँ के सारे अधिकारी, आज वहाँ जितने भी वहाँ IAS थे, SP थे, कलेक्टर थे, सब पर वहाँ पर कार्रवाई हुई, सबका निलंबन हुआ। अरे ये बताते हैं कि धन सिंह अहिरवार सागर के अंदर एक समाज के व्यक्ति ने उसे जिंदा जला दिया। धन सिंह अहिरवार सागर के अंदर, धन सिंह अहिरवार को वहाँ पर जिंदा जला दिया एक अल्पसंख्यक के व्यक्ति ने। तो इनकी जबान तक नहीं खुली, उसके विरोध में बोले तक नहीं। अरे सुनिए सर, कैरो जी सुनिए, अहिरवार जी आप भी सुनिए। अहिरवार जी, सवाल ये कि सालों साल आपकी सरकारें भी रही और अब आपकी भी सरकार, हम ये सेकंड टेन्योर देख रहे हैं। सागर में एक कार्रवाई नहीं की इन्होंने, धन सिंह अहिरवार को जिंदा जला दिया। जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। दलितों को भी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, उनके भी उत्थान की बातें हो रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों की तरफ से। सुनिए अहिरवार जी, सालों साल आपकी भी सरकार रही और ये दूसरा टेन्योर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मुझे मेरा दोनों से एक ही सवाल है कि कितना डेवलपमेंट आपने देखा SC ST वर्ग के लिए, और क्यों चुनाव के समय ही आप दोनों ही दलों को याद आती है, SC ST वोटरों की और ST ST वर्ग की? अहिरवार जी, हाँ देखिए, धन सिंह अहिरवार की भी जानकारी इनको होगी, जिंदा जला दिया था। अहिरवार जी आपको शर्म आना चाहिए कि ऐसी हमारे धन सिंह अहिरवार को जिंदा जला दिया, हम लोगों में कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पर। यहाँ तो गुना में तो बहुत कार्रवाई की, और उनके पीछे कौन लोग थे वो आपको सबका मालूम है। उसके पीछे कौन लोग थे, बहन इमरती देवी, अरे कैरो जी एक सेकंड, एक एक करके जवाब दीजिए ना सर, खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो। रुकिए जरा, अहिरवार जी पहले आप बोलिए जी। एक बार संक्षेप में आपका प्रश्न रिपीट कर दीजिए, वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। सर मुझे ये बताइए कि सालों साल आपकी भी सरकारें रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये सेकंड टेन्योर है, आखिर दलितों का विकास उस हद तक क्यों नहीं हो पा रहा जिस हद तक आप लोगों की मंशाएं हैं? और क्यों ये वोटर्स आपको, ये वर्ग आपको तभी याद आता है जब चुनाव आते हैं मध्य प्रदेश में, देश में, और हम जो देख रहे हैं इसका इफेक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट हम दूसरे राज्यों में भी देखेंगे, इसलिए भी याद आ रहा है। पारुल जी, अगर आप ये बात कहें कि कांग्रेस पार्टी को दलित केवल चुनावों के समय याद आते हैं, तो ये थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय होगा। आपके बोलने की आजादी का मैं सम्मान करता हूँ, मैं दोनों ही दलों के लिए प्रश्न कर रही थी सर। आज तक नहीं, ठीक है, प्रश्न बिल्कुल आपके प्रश्नों का सम्मान है। अगर आपका निवेदन ये है कि हमें केवल इसी समय याद आते हैं, आजादी के बाद से अभी तक दलित समाज के लिए अगर किसी पार्टी ने कुछ भी किया है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी में आपको गिना चुका हूं। चाहे वो बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना हो, आज आप भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज देख लीजिए। 2014 में NCRB का डेटा आप उठा के देखेंगे तो जितने दलित अत्याचार थे उससे 10% ज्यादा 2019 में बढ़ चुके हैं। दलित अत्याचारों को बढ़ाना और उन पर कार्रवाई ना करना और पीछे के रास्ते से उन पर हमला करना, कभी सुमित्रा महाजन कह देती हैं आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, कभी गोपाल भार्गव कह देते हैं, कभी हमारे शिवराज जी कह देते हैं कि SC ST एक्ट में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ये जो मैसेज देने की राजनीति है, इसको भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से करती है। जब दलितों के लिए बात आती है तो कह देते हैं साहब हमने संबल योजना बना दी। अरे संबल योजना में तो सभी लोग हैं, आपने अलग से क्या किया? हमने अलग क्या किया? जवाब ले लेते हैं। हमने अनुसूचित जाति आयोग बनाए, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त विभाग के 1 लाख रुपए तक के कर्जे हम लोगों ने माफ किए, बनाने का, मजबूत बनाने का हमने काम किया है। ऐसी तमाम पॉलिसीज में गिना सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कानून नहीं बता सकती जो कि इन्होंने केवल दलित समाज के लिए बनाया हो। मैं 1000 बता सकता हूं। रुकिए आप, कैरो जी बोलिए। इनकी तो छोटी सी मानसिकता उस आम सभा के माध्यम से इमरती देवी के खिलाफ बोले गए अपमानजनक शब्दों से उजागर होती है कि कितना दलित के प्रेमी हैं और कितने विरोधी हैं। एक बहन अनुसूचित जाति की है। बता दीजिए जो आपकी सरकार के आने के बाद दलितों के हित में बनाया गया हो। एट्रोसिटी एक्ट को और सख्त किया गया है, जो इनने बहुत उसमें लोचकता रखी थी, बहुत ढीलापन था, उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, आज और सख्त हो गया है। आज की तारीख में उनके खिलाफ अपराध करने वालों को 10 बार सोचना पड़ता है। ये बातें कर रहे हैं मतलब कि ये केवल दलितों के लिए नहीं है। अरे भाई, दलित समाज की कोई समाज छूट रही है? सारा दलित समाज को ये क्या सुविधा देंगे? कभी इनने मकान बना के दिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आज लोगों को मिल रहे हैं? 2022 तक कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी अनुसूचित जाति बगैर छत के नहीं रहेगा, बगैर शौचालय के नहीं रहेगा, बगैर पानी के नहीं रहेगा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के नहीं रहेगा। अरे ये क्या इंडिया की बात कर दी, ओवरऑल आपने इंडिया की बात कर दी। अभी MP और सारे अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के लिए कोई भी छूटा नहीं है, सारे। ये तो बड़ा दिल है, ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं योजनाएं गिना दीजिए, वो काम गिना दीजिए जो आप लोगों ने किए हो। गरीब सारा दलित समाज हमारा पूरा गरीब है
और 70-80% लोग इसी परिधि के अंदर आते हैं। अगर 20% अगर और भी हमारे अन्य गरीबों को फायदा मिलता है तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, उनको भी इनने क्यों छोड़ा था, हमने तो उनको भी कवर किया। कि दलितों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, ये आप कहना चाह रहे हैं? दलितों के लिए सारी योजनाएं हमारे उनके लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, हाँ, उनकी मतलब काउंसलिंग के लिए, उनकी छात्रवृत्ति के लिए, लिए अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाई स्पेशल में कराई जाती है, काउंसलिंग कराई जाती है, विदेश अध्ययन के लिए हम लोग उनको भेज रहे हैं, अंतर जातीय विवाह करने के लिए 3 लाख रुपए की राशि दे रहे हैं हम लोग, अंतर जातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहन राशि 3 लाख रुपए दे रहे हैं, 3 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या बात करेंगे, ये बात करेंगे। शिक्षा के लिए हमने आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री समझ चुके हैं कि अनुसूचित जाति का बच्चा, वहाँ का बच्चा अगर जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है और सारी सुविधाएं निःशुल्क, स्कूल में किताबों से लेके, ड्रास से लेके, साइकिल से लेके, फीस से लेके, भोजन से लेकर के, छात्रा रहने से लेके, यदि छात्रावास में अगर कमरा भी नहीं है तो बाहर लेकर के वो कर सकता है। उसको विदेश में अध्ययन करने ने कहीं भेजा बच्चा हो गया, आज 200 बच्चे जा रहे हैं। सुनिए अहिरवार जी भी कुछ बोल रहे हैं, मैं बारी बारी से दोनों के पास आ रही हूँ, पूरा समय आपके पास। हाँ अहिरवार जी, तो उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया है, बच्चे बड़े होंगे तो वो शिक्षित होंगे और खुद अपना विकास कर लेंगे। सर रोजगार से जोड़ने का काम किया उनको, बताइए। शिक्षा देने की यदि आपकी नियत है तो हम अभिनंदन करते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ इन्होंने किया क्या, ये जो शिक्षा है केवल अनुसूचित जाति के बच्चों को नहीं मिलती है, सबको मिल रही है। राइट टू एजुकेशन में जो प्रावधान है वो सबके लिए है, केवल अनुसूचित जाति के लिए नहीं है। मैंने इनसे पूछा था कि जैसे हमने अलग से SC ST के लिए कानून बनाया, आप एक कानून बता दिए, क्योंकि बनाए नहीं है तो बता नहीं पाएंगे। मेरा निवेदन ये है कि जब आज के समय में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाए। जी आवाज नहीं आ रही मिथुन जी आपकी। जी मिथुन जी कहिए। चलिए लगता है संपर्क टूटा, हम कोशिश करेंगे फिर से संपर्क करें, उनका लास्ट कमेंट ले लें हम। मेरा सवाल ये है कैरो जी कि तीर्थ स्थल बनाने से, पंच तीर्थ बनाने से या अब इन तमाम चीज़ों को करने से यूपी सध जाएगा, वोटर सध जाएंगे, MP में दलित वोटर सध जाएंगे, SC ST वर्ग का वोट बैंक आपकी तरफ आ जाएगा, या फिर आर्य साहब को आप लोगों ने अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया, वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? आपको लगता है कि इसका रियल इम्पैक्ट वोट पर दिखाई देगा आपको? देखिए, बच्चे को पैदा होने से लेकर के और उसके बड़े होने से, शिक्षा से लेकर के, दूध से लेकर के, मध्याह्न भोजन से लेकर के शिक्षा तक की व्यवस्था आज तो हमारे सभी के लिए है ना सर। आप कह दीजिए कि हमने ये चीज सिर्फ दलितों के लिए की, बाकी स्पेशली बोलिए ना किसी दलित वर्ग के लिए, SC ST वोटर्स के लिए। दलित समाज कंपलसरी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, लेकिन यदि अगर और भी अगर हमारे हर बच्चा जुड़ा हुआ है सर, हर बच्चे का अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है शिक्षा का, पानी का, तमाम चीजों का। इसमें आप सभी वर्ग के बारे में तो आप करना, आप लोग जो सरकार होती है उसे करना ही होता है ना सर। दलितों के बारे में बार बार कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि आप ये बताइए SC ST कानून के अलावा और क्या हुआ? वो तो उन्होंने बनाया, अब उसमें क्या नया हुआ? दलित समाज हमारे आवास योजना से एक भी व्यक्ति वंचित नहीं है, लेकिन अन्य समाजों के अंदर उसके लिए एक जो है समग्र आईडी होता है, गरीब रेखा कार्ड होता है, वो कंपलसरी किया हुआ, लेकिन उसमें हमारे अनुसूचित जाति वर्ग को स्पेसिफिक छूट दी गई है। अंतर जाति विवाह के अंतर्गत 3 लाख रुपए, क्योंकि जिससे कि मतलब अगर अन्य समाज में अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है जो कि सामान्य वर्ग का हो और एक अनुसूचित जाति का हो, तो उसको प्रोत्साहन राशि देकर के 3 लाख देके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर ये जो ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इसका भाव खत्म हो। समरसता के इतने सारे अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं कि कम से कम ये जात पात ये सब आगे जाके खत्म होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, 50 साल इन लोगों ने क्या किया, इनको तो जस का तस बना के रखा इन लोगों के लिए। समय मेरे पास कम है, मैं लास्ट फाइनल कमेंट मिथुन जी का ले लेती हूं। कुछ नहीं होता है ना, इनने बेरोजगारों को 4000 रुपए दिए, ना किसानों के इनने 2 लाख रुपए माफ किए। अभी किसानों की बात नहीं हो रही, अभी किसानों की बात नहीं हो रही। मिथुन जी फाइनल कमेंट, क्या जो भी आप लोग कर रहे हैं चुनावी लिहाज से उससे फर्क पड़ेगा? आपको वोटर्स आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपको लगता है ऐसा? सबसे पहली बात है कि जो लोग दलितों के लिए बात करते हैं, इन्हीं के उत्तर प्रदेश के दलित MLA जिनकी बेटी ने एक दलित से शादी कर ली, उसके पिता कहते हैं कि इससे अच्छा तो मेरी बेटी ना होती। इस तरीके की मानसिकता के लोगों को ये लोग विधायक सांसद बनाते हैं। मेरा निवेदन ये है कि जब दलितों की बात हो तो दलितों की या तो आप स्पेसिफिकली बात करें, यदि उनको सब में आपको शामिल करना हो तो दलितों का स्टेटस जैसा आप चाहते हैं छीन करके केवल गरीब आयोग बना दीजिए, SC ST कानून हटा करके गरीब कानून बना दीजिए। यही मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, और यही वो लोग करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक दीवार बनकर उनके सामने खड़ी है। दलित समाज के लिए जो अधिकार उनको दिए हैं उन अधिकारों को छोटी सी टिप्पणी कैरो साहब, छोटी सी, चलिए समय कम है मेरे पास। कैरो जी छोटी सी टिप्पणी।
ज्यादा समय मत लीजिएगा। कैरो जी कहिए छोटी सी टिप्पणी। देखिए, इनके पास में झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये लोग हमारे समाज को भ्रमित करते हैं, बरगलाते हैं, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर और अन्य बातों के नाम पर जो है हमारे समाज आप को। दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दलितों के उत्थान की सभी बात कर रहे हैं, लेकिन माहौल है चुनावी, दलितों पर लग गया है दाव, और वो भी दोनों पार्टियां लगा रही हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी सध जाएं SC/ST वर्ग के वोटर्स, ताकि उपचुनाव में जिनका बड़ा वोट बैंक है उनसे फायदा लिया जा सके। हालांकि अपनी अपनी तरफ से गिनाए जा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। धरातल पर जनता जानती है, वोटर्स जानते हैं कि उनके लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनता जनार्दन है, सब बताएगी किसके लिए क्या हुआ, किसने किया और कब किया। लेकिन पड़ेगा मत 3 तारीख को और नतीजे आएंगे 10 को, तब पता चलेगा किसके पाले में क्या आया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।